हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू PRK's एजुकेशन। तो आज हम लोग नए चैप्टर के साथ आ रहे हैं। नए चैप्टर का नाम है बायोमोलिक्यूल्स। तो इसमें हम लोग पहला पॉइंट उठा रहे हैं जो है हमारा एंजाइम्स। ठीक है, तो एंजाइम्स को बिल्कुल हम आज एकदम अच्छी तरह से कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो एंजाइम्स, सबसे पहले एंजाइम्स की डेफिनेशन। एंजाइम्स होते क्या है? एंजाइम्स होते हैं बायो कैटालिस्ट्स। आपने कैटालिस्ट पढ़ा है केमिस्ट्री में, जो क्या करते हैं, रिड्यूस कराते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन को। ठीक है, तो एंजाइम्स क्या है? बायो कैटालिस्ट है जो क्या करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन को रिड्यूस करेंगे ताकि क्या हो जाए, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाए, इनहेंस हो जाए। अगर रेट ऑफ रिएक्शन इनहेंस हो गई तो मुझे बताओ स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो एंजाइम्स का काम क्या है कि ये क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं या फिर स्पीड ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो स्पीड बढ़ा रहे, तो इसका एक एग्जांपल आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है कि जब CO2 और वाटर कंबाइन होते हैं बनाते कार्बोनिक एसिड। यहाँ पर एनसीईआरटी में एक एंजाइम को मेंशन किया गया है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ठीक है। तो एनसीईआरटी हमसे कहती है जब ये एंजाइम एब्सेंट होता है तब भी ये रिएक्शन ऑफ कोर्स होगी, लेकिन तब जो मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोनिक एसिड बनेंगे वो बनेंगे 200 मॉलिक्यूल्स पर आवर। ठीक है, लेकिन जब हम लोग इस एंजाइम का यूज़ करते हैं तो स्पीड ऑफ रिएक्शन नो डाउट इंक्रीज होगी। तो जब हम लोग एंजाइम को यूज़ करेंगे तब आप देखो कि बनते हैं 6 लाख मॉलिक्यूल्स, 6 लाख मॉलिक्यूल्स, 6 लाख मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड। तो ये डिफरेंस है। आप देख सकते हो कि लगभग इस रिएक्शन का रेट एंजाइम ने एक्सेलरेट कर दिया है बाय 10 मिलियन टाइम्स। 10 मिलियन टाइम्स से इस रिएक्शन के रेट को एंजाइम ने बढ़ा दिया है। तो ये एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है जिससे हमें समझ गया कि एंजाइम कितनी इंपॉर्टेंट होती है हमारे बायोलॉजी के अंदर। तो एंजाइम क्या कर रही है कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रही है या फिर स्पीड ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रही है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। अब एंजाइम्स की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है कि सारे के सारे एंजाइम जो होते हैं, सारे के सारे एंजाइम्स प्रोटीन नेचर के होते हैं, लेकिन कुछ न्यूक्लिक एसिड भी एंजाइम की तरह काम करते हैं। कुछ न्यूक्लिक एसिड भी एंजाइम की तरह काम करते हैं जिनको हम लोग कहेंगे राइबोजाइम्स। राइबोजाइम्स। तो सारे एंजाइम्स जो है वो होते हैं प्रोटीन नेचर के, लेकिन कुछ न्यूक्लिक एसिड भी एंजाइम की तरह काम करते हैं, उनको हम लोग कहते हैं राइबोजाइम्स। अब मुझे बताओ, आपने प्रोटीन के 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री स्ट्रक्चर्स देखे होंगे केमिस्ट्री के अंदर, वैसे ही एंजाइम्स के भी स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, एंजाइम के भी आप लोग 1 डिग्री यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर्स आप लोग देख सकते हो। ठीक है, ओके। तो ये एंजाइम का बेसिक बातें हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। तो एंजाइम्स बेसिकली होता क्या है? एंजाइम्स बेस्ट वर्क, ठीक है, एंजाइम बेस्ट वर्क, बेस्ट कब काम करती है, बेस्ट वर्क कब करती है? तो एंजाइम को ना ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए ना कम टेम्परेचर चाहिए। एंजाइम को एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है अपने बेस्ट इफिशियंसी से परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, बेस्ट इफिशियंसी, मैं यहाँ पर बेस्ट इफिशियंसी भी लिख लेता हूँ। बेस्ट इफिशियंसी ऑफ एंजाइम आपको कब देखने को मिलती है? एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर और एक ऑप्टिमम pH पर। तो वो जो ऑप्टिमम आपका जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, जहाँ पर एंजाइम बेस्ट वर्क करती है, वो होता है 30 to 40 डिग्री सेल्सियस। और ऑप्टिमम pH जहाँ पर एंजाइम बेस्ट वर्क करती है वो होता है 7। तो 7 pH पर और 30 to 40 डिग्री सेल्सियस पर एंजाइम बहुत अच्छा वर्क करती है। ठीक है, ठीक है। अब होता क्या है, अगर ये टेम्परेचर एक्सीड कर जाता है मोर देन 40, ठीक है, हम लोग एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि अगर आपका टेम्परेचर मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो एंजाइम क्या हो जाती है भाई? डीजनरेट हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है। लेकिन एक ऐसी स्पेशल एंजाइम होती है जिसका नाम है टैक पॉलीमरेज। एक ऐसी स्पेशल एंजाइम है जो होती है टैक पॉलीमरेज। ठीक है, ये क्या होती है? ये 80 से 90 डिग्री सेल्सियस पर भी अच्छे से काम कर लेती है। देखो, 80 से 90 डिग्री सेल्सियस पर भी ये काफ़ी अच्छे से काम कर लेती है। ठीक है, 40 के ऊपर एंजाइम डीजनरेट होंगे, लेकिन टैक पॉलीमरेज एक एक्सेप्शन है जो 80 to 90 पे भी बहुत अच्छे से काम कर लेती है। और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग यूज़ करेंगे आगे चल के PCR के अंदर। आपने PCR का नाम सुन रखा होगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। PCR का नाम क्या होता है? PCR इज नथिंग बट पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, PCR क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो इसी प्रॉपर्टी का हम लोग यूज़ करेंगे इन PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के अंदर। ठीक है, ठीक है। अब वर्किंग ऑफ एंजाइम पर आते हैं कि भाई एंजाइम जो है वो काम कैसे करती है। देखो, होता क्या है, आपके पास होता है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट को आपको कन्वर्ट करना होता है प्रोडक्ट के अंदर। तो एंजाइम क्या करती है? देखो, एंजाइम सबसे पहले बाइंड करती है सबस्ट्रेट को और बना देती है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फिर क्या होता है,
एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स आगे चल के कन्वर्ट हो जाता है इनटू द एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। यानी कि इनडायरेक्टली हमने क्या कर लिया है कि सबस्ट्रेट से हमने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लिया है। अब क्या हम लोग करेंगे, अब हम लोग करेंगे एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स फिर से एक बार कन्वर्ट हो जाता है एंजाइम प्लस प्रोडक्ट के अंदर। यानी कि इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, सोचो कि जो आपका सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो इस तरीके से वर्किंग ऑफ एंजाइम होती है। क्या होता है, एंजाइम कंबाइन होती है सबस्ट्रेट से, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स और एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। तो ये होता है वर्किंग ऑफ एंजाइम। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट वर्किंग ऑफ एंजाइम। ओके, अब आगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। ठीक है, एंजाइम का क्लासिफिकेशन जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। देखो, एंजाइम को हम लोग 6 क्लासेस में बांटते हैं। ठीक है, 6 क्लासेस में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इनके नाम होते हैं क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5। तो देर आर 5 क्लासेस ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, तो एक एक क्लास को हम लोग समझते हैं। ठीक है, 5 क्लासेस ऑफ एंजाइम। ऑक्सीडो रिडक्टेज, देखो फर्स्ट क्लास ऑफ एंजाइम पर आते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्लास ऑफ एंजाइम है आपकी ऑक्सीडो रिडक्टेज, ऑक्सीडो रिडक्टेज या फिर डिहाइड्रोजिनेस। इन सारे क्लास को आप लोग एक ट्रिक ले लो, इन सारे क्लास को आप लोग ऑथलील से याद रख लो। देखो OTHLIL, इससे सारे याद हो जाएंगे। देखो पहला क्या है, ओ से क्या है, ऑक्सीडो रिडक्टेज या फिर डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज क्लास 1। ये क्या है, क्लास फर्स्ट है एंजाइम की। ये क्या करता है, इट कैटालाइजेस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को ये एंजाइम्स क्लास कैटालाइज करते हैं। ठीक है, सो दिस वाज फर्स्ट क्लास ऑफ एंजाइम। अगला जो क्लास है वो ट्रांसफरेज है। ये क्या करता है, दिस इज क्लास 2 ऑफ रिएक्शन, क्लास 2 ऑफ एंजाइम क्लासिफिकेशन। और ये जो होता है ये क्या करता है, ट्रांसफर ऑफ ग्रुप को कैटालाइज करता है, ट्रांसफर ऑफ ग्रुप को कैटालाइज करेगा। इसको ट्रांसफर ऑफ ग्रुप को कैटालाइज करेगा। इसके एग्जाम्पल्स आपके एनसीईआरटी में दिए गए, एग्जाम्पल ले लो, काइनेस, ठीक है, ट्रांसअमाइनेस और फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस। सो दिस वाज सेकंड क्लास ऑफ एंजाइम जो क्या है, ट्रांसफरेज। ये क्या करती है, ट्रांसफर ऑफ ग्रुप को कैटालाइज करती है। इसके एग्जांपल काइनेस, ट्रांसअमाइनेस और फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस। थर्ड जो क्लास है वो है हाइड्रोलेस। दिस इज बेसिकली योर क्लास 3, क्लास 3 है, क्लास 3 है। और ये क्या करता है, ये ब्रेकडाउन कराता है कंपाउंड्स का, कैटालाइज ब्रेकडाउन ऑफ कंपाउंड्स बाय वाटर। ब्रेकडाउन बाय वाटर वालों को क्या कराता है, कैटालाइज कराता है। ठीक है, ब्रेकडाउन बाय वाटर। इसके एग्जांपल्स है डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, ब्रेकडाउन बाय वाटर को क्या करेंगे, कैटालाइज करेंगे। अगला है लाइज। लाइज क्या कराता है, ये भी ब्रेकडाउन को कराते हैं, लेकिन ब्रेकडाउन विदाउट वाटर, विदाउट वाटर को ये लोग कैटालाइज करते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल है आपके पास अल्डोलेज, अल्डोलेज। इसका एग्जांपल क्या है, अल्डोलेज। और ये कितवा क्लास है, दिस इज क्लास 4 ऑफ एंजाइम्स, दिस इज क्लास 4। अल्डोलेज आपको पता है, आपने ग्लाइकोलिसिस पढ़ रखा होगा, तो उसके अंदर जो है आपका फ्रुक्टोज, मैंने आपको पढ़ा है ग्लाइकोलिसिस। तो फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट जो है ब्रेकडाउन होता है ढप और पागल के अंदर, ढप प्लस पागल के अंदर। तो यहाँ पर एक एंजाइम काम करते हैं, दैट इज अल्डोलेज। तो ये क्या करा रहा है, ब्रेकडाउन करा रहा है विदाउट यूजिंग वाटर। तो ये किस में आएगा, लाइज। अगला है फिफ्थ, आइसोमेरेज। आइसोमेरेज, आइसोमेरेज बेसिकली कितनी क्लास होती है, दिस इज क्लास 5th होती है, 5th क्लास। और ये कैटालाइज कराता है आइसोमराइजेशन रिएक्शन, आइसोमराइजेशन रिएक्शन। ठीक है, इसका एग्जांपल है जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्जन फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर होता है, तब आइसोमेरेज काम करती है, तब आइसोमेरेज काम करती है। लास्ट है लाइगेज या फिर सिंथेटेज। दिस इज क्लास 6, दिस इज क्लास 6, क्लास 6 ऑफ एंजाइम्स क्लासिफिकेशन। और इसका एग्जांपल कोई नहीं है, और इसको एटीपी रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, दिस एंजाइम्स रिक्वायर एटीपी फॉर लाइगेज। अब लाइगेज आपको पता है या फिर सिंथेटेज, ये क्या करेगा, जॉइनिंग ऑफ 2 कंपाउंड्स को कैटालाइज करेगा। सो दिस बेसिकली कैटालाइजेस जॉइनिंग ऑफ कंपाउंड्स। मैं यहाँ पर लिख दूंगा, जॉइनिंग ऑफ कंपाउंड्स को ये लोग कैटालाइज करते हैं। थोड़ा सा गिचमिड हो गया है, लेकिन काफ़ी आसान है, आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सो दिस वाज क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, और एक अलग तरीके से एंजाइम को क्लासीफाई कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, सिंपल एंजाइम और कॉन्जुगेटेड एंजाइम। सिंपल एंजाइम सिर्फ और सिर्फ अगर प्रोटीन पार्ट होगा एंजाइम के अंदर तो उसको हम लोग कहते हैं सिंपल एंजाइम। अगली है कॉन्जुगेटेड एंजाइम, अगर प्रोटीन के साथ कुछ नॉन प्रोटीन पोर्शन होगा तो उसको हम लोग कहेंगे कॉन्जुगेटेड एंजाइम। तो सिंपल एंजाइम के एग्जाम्पल होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, एग्जाम्पल्स आर डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब कॉन्जुगेटेड है, कॉन्जुगेटेड में हमने क्या कहा कि भाई इसमें प्रोटीन पार्ट भी होगा और नॉन प्रोटीन भी होगा। तो अब हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं। देखो क्या होता है,
प्रोटीन पार्ट जो होता है कॉन्जुगेटेड का, इसको हम लोग कहते हैं एपोप्रोटीन, एपोप्रोटीन। और नॉन प्रोटीन पार्ट जो होता है इसको हम लोग कहते हैं कोफैक्टर, कोफैक्टर, ठीक है। तो प्रोटीन पार्ट इज एपोप्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन पार्ट इज कोफैक्टर, ठीक है। तो ये जो इंडिविजुअल प्रोटीन पार्ट होता है ना, ये होता है इनएक्टिव, इनएक्टिव। जब ये कोफैक्टर इस प्रोटीन पार्ट को जाके जुड़ जाता है तब आपकी एंजाइम एक्टिवेट हो जाती है, और इसी एंजाइम को हम लोग कहने लगते हैं होलो एंजाइम। इसी एंजाइम को हम लोग कहेंगे होलो एंजाइम, होलो एंजाइम। और ये जो होलो एंजाइम होता है ये क्या होता है, इट इज़ एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम। तो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन पार्ट कैसा होता है, इनएक्टिव होता है। जब कोफैक्टर इसके साथ जुड़ जाता है तब एक्टिव हो जाता है, जिसको हम लोग होलो एंजाइम कहते हैं, ठीक है। अब ये जो कोफैक्टर्स है, ये जो आपने कोफैक्टर्स देखे ना, समझते चलो भाई, बहुत आसान है। कोफैक्टर्स जो हमने देखे इनको हम लोग 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। कोफैक्टर्स आपके हो सकते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप, फिर ये हो सकते हैं कोएंजाइम्स, फिर ये हो सकते हैं मेटल आयंस, मेटल आयंस, मेटल आयंस, ठीक है। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होते हैं ये होते हैं ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट, कोएंजाइम्स आर ऑल्सो ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट, और मेटल आयंस आर इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स आप लोग याद रख लेना। प्रोस्थेटिक ग्रुप के एग्जांपल्स है आपके पास पेरोक्सीडेस, पेरोक्सीडेस, देन कैटालेस, देन हीम। ये प्रोस्थेटिक ग्रुप के एग्जांपल है। कोएंजाइम्स के एग्जांपल आप लोग याद रख लेना, NAD, FAD और विटामिन्स, विटामिन्स। मेटल आयंस के एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये इनऑर्गेनिक होते हैं, ये तो समझ गए ना आप, इनऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि कोफैक्टर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम्स एंड मेटल आयंस। प्रोस्थेटिक ग्रुप ये ऑर्गेनिक होते हैं, कोएंजाइम्स ऑर्गेनिक होते हैं, मेटल आयंस इनऑर्गेनिक होते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप के एग्जांपल्स है आपके पास पेरोक्सीडेस, कैटालेस और हीम। कोएंजाइम्स के एग्जांपल NAD, FAD, विटामिन्स। मेटल आयंस के एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे, ठीक है। और एक चीज़ याद रख लो कि जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है इट इज़ टाइटली बाउंडेड विथ एपोएंजाइम, टाइटली बाउंडेड। जो कोएंजाइम होते हैं दे आर बेसिकली लूजली बाउंडेड, लूजली बाउंडेड, ठीक है। ये एक पॉइंट भी याद रखना क्योंकि NCERT में दिया गया है कि प्रोस्थेटिक ग्रुप आर टाइटली बाउंडेड विथ एपोप्रोटीन एंड कोएंजाइम्स आर लूजली बाउंड विथ एपोप्रोटीन, ठीक है। सो ये पूरा हो गया कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स, ठीक है। आगे चलते हैं। अब एग्जाम्पल्स है NCERT के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, ठीक है। देखो पहला लिखते चलूंगा, नोट करते जाना, ठीक है। पहला एग्जाम्पल देखो, हीम, हीम इज प्रोस्थेटिक ग्रुप, हीम इज प्रोस्थेटिक ग्रुप इन पेरोक्सीडेस आणि कैटालेस। तो पेरोक्सीडेस और कैटालेस ये इन एंजाइम्स के अंदर जो आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो कौन है, हीम है, ठीक है। सो हीम, ये एक एग्जांपल आ गया आपके पास कि हीम जो है इट इज़ अ प्रोस्थेटिक ग्रुप इन एंजाइम्स विच आर पेरोक्सीडेस एंड कैटालेस, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट कि जिंक इज कोफैक्टर, जिंक इज कोफैक्टर ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जिसका नाम है कार्बोक्सीपेप्टिडेस। एज इट इज लाइन है, इन पर से आपको सवाल देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जिंक इज अ कोफैक्टर, इनऑर्गेनिक मेटल आयन होता है जिंक, जो कि कोफैक्टर है आपके प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टिडेस का, ठीक है। ये भी एग्जांपल क्लियर है। आगे आ जाओ, आगे थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट कि मॉलिब्डेनम इज कोफैक्टर फॉर नाइट्रोजिनेस, नाइट्रोजिनेस, मॉलिब्डेनम इज कोफैक्टर फॉर नाइट्रोजिनेस। फोर्थ पॉइंट आप याद रखना कि आयरन इज कोफैक्टर फॉर कैटालेस, कैटालेस। और लास्ट पॉइंट याद रखना कि मैग्नीशियम इज कोफैक्टर फॉर हेक्सोकाइनेस एंड इनोलेस, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स NCERT में दिए गए, ये आपको पता होने चाहिए कि हीम जो है ये क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप है, किसके लिए, पेरोक्सीडेस और कैटालेस के लिए। जिंक इज कोफैक्टर फॉर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टिडेस। मॉलिब्डेनम इज कोफैक्टर फॉर नाइट्रोजिनेस, हम लोग इसको मिनरल चैप्टर के अंदर देखेंगे। आयरन इज कोफैक्टर फॉर कैटालेस। आपको कैटालेस पता है ना, कैटालेस क्या करता है, कैटालेस आपको पता है कि नहीं। कैटालेस देखो, कैटालेस एक एंजाइम होती है जो क्या कराती है, H2O2 को स्प्लिट कराती है
H2O प्लस O2 के अंदर। तो यहाँ पर जो है कैटालिस्ट काम करता है। तो इस कैटालिस्ट के लिए जो कोफैक्टर है वो कौन सा है? आयरन है। और मैग्नीशियम इज कोफैक्टर फॉर हेक्सोकाइनेज एंड इनोलेज। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं एनसीईआरटी के अंदर, तो ये आपको पूरे के पूरे याद होने चाहिए। ठीक है, ठीक है, ओके। अब एक पॉइंट है, इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑन एंजाइम एक्टिविटी। ये पॉइंट समझो अच्छे से। देखो, इसका हम लोग एक ग्राफ बनाते, ठीक है, अच्छा सा ग्राफ बनाते। देखो, सपोज मैंने यहाँ पर ली वाई एक्सिस और यहाँ पर मैंने ली एक्स एक्सिस। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने लिया सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पर मैंने लिखा एंजाइम की एक्टिविटी। क्या होगा, जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट बढ़ाओगे, एंजाइम की एक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। लेकिन कुछ देर बाद ये जो है ये स्टॉप हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सबस्ट्रेट अनलिमिटेड तो है नहीं आपके पास, ठीक है ना। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो जैसे जैसे आप लोग सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा? एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन कुछ देर बाद ये स्टॉप हो जाता है। क्यों? क्योंकि सबस्ट्रेट तो आप बढ़ा रहे हो लेकिन आपके पास एंजाइम्स तो लिमिटेड है ना भाई। अगर आप सबस्ट्रेट बढ़ाओगे लेकिन एंजाइम्स तो आपके पास लिमिटेड है ना, एंजाइम्स लिमिटेड है सबस्ट्रेट बढ़ा कर भी। तो इसलिए क्या हो जाता है, ये ऐसा कुछ ग्राफ मिलता है। इनिशियली क्या होता है, इंक्रीज होता है, लेकिन कुछ देर बाद ये रुक जाता है। ठीक है, ओके। अब आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पर, जिसका नाम है एंजाइम इनिबिशन, विच इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो, एंजाइम इनिबिशन, आपको क्या कराना है? एंजाइम की एक्टिविटी को इनिबिट कराना है। एंजाइम की एक्टिविटी को इनिबिट कराना है। तो दो तरीके के इनिबिशन होते हैं ऑन अ ब्रॉड क्लासिफिकेशन। दो तरीके के एंजाइम इनिबिशन होते हैं। फर्स्ट वन इज कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, या फिर इसको आप लोग रिवर्सिबल इनिबिशन भी कहते हो। और दूसरा होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन होता क्या है? देखो ध्यान से सुनो। देखो मैं समझाता हूँ कॉम्पिटिटिव को आपको। देखो, सपोज ये आपके पास एंजाइम है, और ये इस एंजाइम की एक्टिव साइट है। यहाँ पर कौन आके अटैच होगा? सबस्ट्रेट अटैच होगा। लेकिन होता क्या है, यहाँ पर आ जाता है आपके पास इनिबिटर, जो कि डिट्टो सबस्ट्रेट की तरह दिखता है। ठीक है, डिट्टो सबस्ट्रेट की तरह दिखता है। तो ये इनिबिटर जाकर क्या कर देता है, यहाँ पर एक्टिव साइट पर बाइंड हो जाता है और यहाँ पर सबस्ट्रेट ब्लॉक आ ही नहीं पाता एंजाइम के पास, इनिबिटर जाके ज्वाइन हो जाता है तो ये ब्लॉक हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर इनिबिट हो जाती है आपकी एंजाइम। ठीक है, होता क्या है, इनिबिटर क्या कर लेता है, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम पर जाकर अटैच हो जाता है। और सबस्ट्रेट और इनिबिटर दोनों क्या होते हैं, एकदम सेम दिखते हैं। तो इसलिए ये क्या हो जाता है, ये अटैच हो जाता है इसके पास। तो ये होता है कॉम्पिटिटिव या फिर रिवर्सिबल इनिबिशन। ठीक है, तो इसके पॉइंट्स देखो। ये कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के अंदर होता क्या है, सबस्ट्रेट एंड इनिबिटर आर एनालॉग्स, यानी कि डिट्टो सेम दिख रहे हैं। ठीक है, और मैं लिखूंगा यहाँ पर इनिबिटर बाइंड्स टू एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। तो एंजाइम की जो एक्टिव साइट है, ये जो है एंजाइम की एक्टिव साइट है। दिस साइट इज बेसिकली एंजाइम एक्टिव साइट। यहाँ पर कौन आके बाइंड हो रहा है, इनिबिटर। तो इनिबिटर बाइंड्स टू एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम एंड ब्लॉक हो जाता है यहाँ पर, यानी कि सबस्ट्रेट आकर बाइंड नहीं हो सकता। तो ये होता है कॉम्पिटिटिव या फिर रिवर्सिबल इनिबिशन। इसके आपको एग्जाम्पल्स याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस ये आपकी एंजाइम है और इसको इनिबिट करता है, इनिबिटेड बाय मैलोनेट, ठीक है, मैं फिर से आपके लिए बता देता हूँ कि कॉम्पिटिटिव के अंदर जो एंजाइम है वो है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, इसको इनिबिट कर रहा है मैलोनेट। ठीक है, इसको इनिबिट कर रहा है मैलोनेट। और एक एग्जांपल याद रख लेना, एक ही एग्जांपल याद रखो। ठीक है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस को कौन इनिबिट कर रहा है, मैलोनेट। अब आ जाओ नॉन कॉम्पिटिटिव में ऐसा एनालॉग्स फिनोलॉग्स कुछ खेल नहीं होता। इसका खेल समझो नॉन कॉम्पिटिटिव का। ये सपोज है आपकी एंजाइम, इसके एक्टिव साइट है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इनिबिटर इसके एक्टिव साइट पर नहीं, किसी दूसरे साइट पर जाकर बाइंड हो जाता है, और ये एंजाइम की एक्टिविटी इनिबिट की जाती है। तो दिस इज नॉन कॉम्पिटिटिव। यहाँ पर जो है सबस्ट्रेट इनिबिटर आर नॉट एनालॉग्स। तो ये कुछ एनालॉग्स नहीं होते इसके अंदर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप लोग याद रखना कि साइनाइड इनिबिट्स एंजाइम, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज।
साइटोक्रोम ऑक्सीडेस। तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेस इस एंजाइम को साइनाइड आपका इनिबिट कराता है। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। ठीक है, आगे कुछ और इनिबिशन होता है, मैं आपको बताता हूँ, इसी पेज पर बताता हूँ। ठीक है, इसी पेज पर बताता हूँ मैं आपको। देखो अगले कुछ एग्जांपल्स देखो। एक एग्जांपल होता है फीडबैक या फिर एलोस्टेरिक इनिबिशन। इसका मतलब समझो, इसका एग्जांपल समझो। देखो आपने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा है, जिसमें हमने क्या किया था, ग्लूकोज से बनाया था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो यहाँ पर एक एंजाइम काम करती है हेक्सोकाइनेस। तो फीडबैक या फिर एलोस्टेरिक इनिबिशन के अंदर होता क्या है, जो आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है ना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यही इस हेक्सोकाइनेस को इनिबिट कर देता है। ठीक है, यानी कि जो प्रोडक्ट है वही क्या कर रहा है, एंजाइम को इनिबिट कर रहा है। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ फीडबैक और एलोस्टेरिक इनिबिशन। ठीक है, आगे आ जाओ। कुछ हाइपोथेसिस दिए गए एंजाइम सबस्ट्रेट के रिएक्शन के ऊपर। तो पहला हाइपोथेसिस है इमिल फिशर हाइपोथेसिस। इसने क्या कहा था, लॉक एंड की हाइपोथेसिस। अब इसका मतलब समझो। आपको पता है की क्या होती है, लॉक के अंदर जाके अटैच हो जाती है। वैसे ही जो आपका सबस्ट्रेट है वो क्या होता है, ऑपोजिट नेचर का होता है आपके एंजाइम के। तो इसलिए वो आसानी से उसमें फिट हो सकता है। जैसे आप चाबी फिट करते हो लॉक के अंदर, वैसे ही क्या होता है, सबस्ट्रेट एंजाइम के अंदर जाकर फिट हो जाता है। ठीक है, तो ये हाइपोथेसिस को हमने क्या कहा, लॉक एंड की हाइपोथेसिस। यानी कि यहाँ पर लिख सकता हूँ, एंजाइम एंड सबस्ट्रेट आर कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर। ठीक है, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल बताऊँ। सपोज ये एक एंजाइम के अंदर कुछ ऐसा आपका एक्टिव साइट है। सपोज दिस इज एंजाइम। तो जो सबस्ट्रेट बाइंड होगा उसका जो साइट होगा वो भी कुछ ऐसा होगा कि ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा इसके। ठीक है, ताकि ये इजीली अंदर जाकर फिट हो सके। तो ये होता है लॉक एंड की मॉडल। ठीक है, अगला है कोस्टलैंड हाइपोथेसिस। कोस्टलैंड ने कहा था इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस को। कोस्टलैंड ने क्या बताया, इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। इसका मतलब क्या होता है कि आप ग्लव्स पहनते हो हाथ में, तो क्या हो जाता है, कोस्टलैंड ने कहा कि एंजाइम जो है वो मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। जैसे आप हाथ डालते हो ग्लव्स के अंदर, तो ग्लव्स का जो शेप है वो आपके हाथ के शेप की तरह हो जाता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री। तो उसी तरह से जब आपका सबस्ट्रेट एंजाइम के अंदर जाके अटैच होगा, तब क्या होगा कि वो ग्लव्स की तरह बिल्कुल शेप ले लेगा। ठीक है, तो ये हाइपोथेसिस को हमने क्या कहा, इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। तो ये दो हाइपोथेसिस होते हैं। अगली एक टर्म है माइकल मेलिस कांस्टेंट या फिर केएम। इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन लिखूंगा मैं कि दिस इज सबस्ट्रेट concentration required to produce half the maximum velocity। तो माइकल मेलिस कांस्टेंट क्या है, इट इज सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस हाफ द मैक्सिमम वेलोसिटी। देखो इसका मतलब समझो। देखो ये ग्राफ बनाता हूँ मैं यहाँ पर सपोज है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पर आपके पास है एंजाइम एक्टिविटी यानी कि वेलोसिटी ऑफ एंजाइम। वेलोसिटी क्या होगा, मैंने क्या कहा, जैसे आप सबस्ट्रेट बढ़ाओगे वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन कुछ देर बाद स्टेबल हो जाएगी। तो ये क्या है बेसिकली, ये पॉइंट समझो, समझते चलो भाई, बहुत कंसेप्चुअल है। ये क्या होगा, दिस पॉइंट इज ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी, सो दिस इज वी मैक्स। यहाँ पर इसकी हाफ वेलोसिटी होगी, सो दिस इज वी मैक्स बाय 2। और यहाँ पर जो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है टू प्रोड्यूस हाफ द मैक्सिमम वेलोसिटी, उसको हम लोग कहते हैं माइकल मेलिस कांस्टेंट। तो मतलब समझ गए, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस हाफ द मैक्सिमम वेलोसिटी। देखो यहाँ पर क्या है मैक्सिमम वेलोसिटी, यहाँ पर क्या है हाफ द मैक्सिमम वेलोसिटी। तो यहाँ पर जो सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन है मैक्सिमम वेलोसिटी के हाफ पे, तो उसको हम लोग कहते हैं माइकल मेलिस कांस्टेंट। और कुछ पॉइंट याद रख लो कि एट केएम 50% एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स 50% बन जाता है। ठीक है, और एक पॉइंट याद रख लो कि जितना आपका केएम कम होगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा अच्छे से कि लोअर द केएम हायर विल बी द एफिनिटी ऑफ एंजाइम। तो जितना कम केएम होगा उतनी ज़्यादा एंजाइम की एफिनिटी होगी सबस्ट्रेट की तरफ। तो ये इसका इंटरप्रिटेशन होता है माइकल मेलिस कांस्टेंट का। तो इस तरीके से हमने पूरे एंजाइम्स को खत्म किया। हमने क्या क्या किया एंजाइम्स के अंदर, एक बार फिर से देखो।
पहले हमने बात की एंजाइम्स की डेफिनेशन, फिर हमने एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा, फिर हमने एंजाइम्स का नेचर देखा, फिर हमने बेस्ट कहाँ पर काम करता है, टैग पॉलीमरेज के बारे में देखा, वर्किंग ऑफ एंजाइम देखा, फिर क्लासिफिकेशन देखा एंजाइम का, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। एंजाइम्स में हमने एंजाइम का और क्लासिफिकेशन किया, सिंपल और कॉन्जुगेटेड, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर एग्जांपल्स देखे, ये तो सारे के सारे एनसीईआरटी के लाइन से, ये तो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। फिर हमने इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्टिविटी देखा, फिर हमने एंजाइम इनिबिशन देखा, कॉम्पिटिटिव, रिवर्सिबल, नॉन कॉम्पिटिटिव, इसके एग्जाम्पल्स ज़रूर याद रखना, ठीक है। फिर हमने फीडबैक एलोस्टेरिक इनिबिशन देखा, फिर हमने 2 हाइपोथेसिस देखे, एमिल फिशर और कोस्टलैंड हाइपोथेसिस। फिर हमने माइकल मेलिस कांस्टेंट के द्वारा हमने ये कंक्लूड किया कि जितना कम आपका माइकल मेलिस कांस्टेंट होगा उतनी ज़्यादा एंजाइम की एफिनिटी होगी। तो इस तरीके से पूरा एंजाइम्स हमने कवर कर लिया। तो इसके बाहर क्वेश्चन जाएगा नहीं, फिर से मैं कह रहा हूँ, नीट के अंदर इसके बाहर क्वेश्चन जाएगा नहीं। सो थैंक यू वेरी मच। हमने एंजाइम्स को ख़त्म किया इस लेक्चर के अंदर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बातें करना चालू करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।